ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। तो यहाँ पर देखो, मैंने उसी तुम्हारे सिंप्लीफिकेशन वाले ही टॉपिक को आज भी कंटिन्यू किया है। तो मान लो अगर इस तरह से तुमको कोई सवाल दिया रहे, पिछले वीडियो में हम लोग थोड़ा एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका समझ लिए थे, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना, कैनोनिकल फॉर्म, मीन टर्म, ये सब कुछ समझ लिए थे, है कि नहीं। तो उस तरीके से जब हम लोग समझ लिए हैं, तो अब ये सब सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे देखो, पहला क्वेश्चन मैं ट्राई करती हूँ, तुम लोग भी समझने का कोशिश करो कि फर्स्ट में तुमको क्या किया हुआ है, ट्रूथ टेबल दे दिया है ना। अब इस ट्रूथ टेबल में क्या है कि कह रहा है कि इस ट्रूथ टेबल को देख करके आप सिंप्लीफाई करो या इनफैक्ट एक्सप्रेशन लिखो। आप कहने का मतलब इसका यही है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या पढ़े हैं कि भाई जैसे देखो इस ट्रूथ टेबल में हमको देख के क्या पता पड़ रहा है कि देयर इज आउटपुट वन। कहाँ कहाँ है तुम्हारा आउटपुट वन? तो देखो आउटपुट तुम्हारा वन यहाँ है और आउटपुट वन यहाँ है, बाकी जगह क्या है, जीरो। तो हम लोगों का जो मेन इंटरेस्ट होता है वो किस पे होता है कि आउटपुट कहाँ मिल रहा है। तो हमको आउटपुट कहाँ मिल रहा है, तो आप कहोगे मैम ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है, तो आउटपुट फर्स्ट प्लेस पे मिल रहा है, दूसरा थर्ड प्लेस पे मिल रहा है। तो मैं कहूंगी अच्छा ठीक है, मैंने तो देख लिया, बात मान लिया तुम्हारी। तो अब इस y के लिए अगर तुमको एक्सप्रेशन लिखना पड़े तो y के लिए तुम क्या लिखोगे? तो तुम कहोगे कि बहुत सिंपल, y के लिए हम अब लिख सकते हैं, आपने पिछले क्लास में ये पढ़ाया था कि भाई देखो ये वन कब होगा, जब a और b क्या हो, ये ए और बी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, तभी ना ये वन हो सकता है आउटपुट। क्योंकि यहाँ देखो तुम क्या लिखे हो, जीरो जीरो। तो जब तक हम ए और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं लिख दूंगी सीधा सीधा ए बी, समझो बात को, तो जीरो जीरो तो ये आउटपुट जीरो देगा, दैट यू डोंट वांट, यू वांट आउटपुट वन। एंड हाउ इट्स पॉसिबल? तो ये कहोगे कि मैम किसी एक को वन कर देने से भी तो बात नहीं बनेगी, तो मैं कहूंगी सही में नहीं बनेगी। देखो किसी एक को भी मैं वन कर रही हूँ तो फाइनली आउटपुट क्या हो रहा है, जीरो। तो देयर मस्ट बी बोथ ऑफ वेरिएबल शुड बी वन। तो जब बोथ ऑफ वेरिएबल शुड बी वन कब होगा, जब इन दोनों के ऊपर क्या लगा दोगे, कॉम्प्लीमेंट। की देखो भाई ए बी है और ए बी की वैल्यू अगर जीरो है, तो इन दोनों को जब कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा, है कि नहीं। तो y का जो एक्सप्रेशन होगा या तो वन तब होगा जब a बार हो और b बार हो, सही बात है कि नहीं। या वन कब होगा, देखो a तो ऑलरेडी वन है, तब तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको कहोगे ऐसे ही लिख दीजिए। लेकिन b इस केस में क्या है, जीरो, तो कहोगे मैम तब तो आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना ही पड़ेगा। मैं कहूंगी यस, लगा दिया हमने कॉम्प्लीमेंट। तो y क्या है, देखो ये एक्सप्रेशन एग्री करोगे क्या कि बिल्कुल सही हमने लिखा है? तो कहोगे हाँ एग्री कर जाएंगे, क्योंकि हमको तो क्या चाहिए था, हमको आउटपुट वन चाहिए था। आउटपुट वन क्या होगा, कब होगा, जब या तो ये दोनों केसेस क्या हो जाए, वन हो जाए, या फिर दोनों में से कोई एक भी क्या हो जाए, वन हो जाए। तो भी तुम्हारा आउटपुट क्या आने वाला है, वन, है कि नहीं। तो देखो अब इसको हमने ट्रूथ टेबल से हमको लिखना था, तो ट्रूथ टेबल पे हमने देखा कि वन इस प्लेस पर है, तो वन इस प्लेस पर तब है जब ए और बी दोनों क्या है, जीरो। तो हमने इस जीरो जीरो को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिख दिया वन वन, है ना, ए बार बी बार कर दिया तो ये वन हो गया। फिर आउटपुट वन है, ये वन कब होगा, जब ए और बी बार क्या हो, वन। तुम एग्री हमारी बात से इसलिए करोगे क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो हम लोग प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं या मीन टर्म जिसको कहते हो, ये हमेशा इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तुम एग्री कर गए ना मेरी बात से कि जो बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन एक्सप्रेशन है, उसमें दो टर्म होता है, एक प्रोडक्ट टर्म जिसको मीन टर्म भी हम लोग कहते हैं, और दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग, सम टर्म, है ना। और उसी का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, मैक्स टर्म। तो अपन क्या पढ़े थे कि प्रोडक्ट टर्म ऐसे लिखना है कि उसका आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, वन। और मीन टर्म ऐसे लिखना है कि उसका आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। तो यहाँ पर वही तो हमने किया है कि अगर इसको प्रोडक्ट टर्म के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो वैसे भी तुम कहोगे कि मैम प्रोडक्ट टर्म के को तभी हम लिखेंगे ना जब हमारा क्या हो, उसकी वैल्यू क्या हो, वन हो, तभी वो प्रोडक्ट टर्म वैलिड है कि नहीं। अब सवाल उठता है कि ये वन किसके लिए हम करें,
तो हम इसको 1 उसी के लिए बनाएंगे जिसका आउटपुट क्या है 1। इन सबको भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये इसको बनाने का कोई मतलब नहीं, इसका आउटपुट 0 है, इसका आउटपुट 0 है, तो इससे नहीं हमको इंटरेस्ट है। वी आर इंटरेस्टेड ओनली फॉर 1। तो यहाँ a बार b बार लिख दिया और इसको लिख दिया हमने a b बार, खत्म हो गई बात। तो मान गए हमारी बात। चलो नेक्स्ट सवाल में देखो, कोई दिक्कत अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। दूसरा प्रश्न है तुम्हारा कि इस तरह से मान लो दिया हुआ है, इस बार एक्सप्रेशन ट्रूथ टेबल के फॉर्म में नहीं दिया है। देखो सवाल तो तुमको किसी भी फॉर्म में दे सकता है, यहाँ तुमको ट्रूथ टेबल दे दिया था और एक्सप्रेशन तुमसे पूछा गया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार तुमको कुछ इस तरीके से लिख दिया है और अब की बार तुमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्रेशन। तो देखो भाई, तुमको याद होगा कि हम लोग जो वेरिएबल को रिप्रेजेंट किए थे पिछले वीडियो में, तो उसमें क्या किए थे, तो याद होगा कि अगर 2 वेरिएबल है तो अपने पास कितना कॉम्बिनेशन होता है, 4 कॉम्बिनेशन, है कि नहीं। 2 है तो एटमोस्ट अपने को 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हम पढ़े थे हम लोग, एक तो ए बी से रिप्रेजेंट करो और दूसरा a प्लस बी से रिप्रेजेंट करो। ए बी क्या हो गया तुम्हारा मीन टर्म और a प्लस बी क्या हो गया तुम्हारा मैक्स टर्म। याद आ रहा है क्या, मीन टर्म को तुमने किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल जीरो से, स्मॉल m से, है ना। तो इन सारे टर्म को क्या कहा था, m0 m1 m2 और m3, और इसको क्या कहा था तुमने, कैपिटल m0 और कैपिटल M1 और कैपिटल M2 और कैपिटल M3। याद है क्या, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ना, उसी का एप्लीकेशन है ये, ठीक है ना। कि एक्सप्रेशन में जो टर्म बन रहे हैं हमारे 2 वेरिएबल के लिए 4 रिप्रेजेंटेशन, ठीक, 4 रिप्रेजेंटेशन। अब इस 4 रिप्रेजेंटेशन में तुम्हारा क्या हो रहा है कि इसमें नामकरण किया गया। नामकरण में क्या हो रहा है तुम्हारा कि भाई हम चाहें तो इसको प्रोडक्ट टर्म से रिप्रेजेंट करें, हम चाहें तो इसको सम टर्म से रिप्रेजेंट करें। तो सम को कैपिटल लेटर से दिखाया गया और प्रोडक्ट को स्मॉल लेटर से दिखाया गया। तो तुम कहोगे कि ये सब की चर्चा आपने क्यों शुरू कर दिया है, इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पर देखो तुमने क्या लिखा है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन किसको शो कर रहा है, सॉरी, ये रिप्रेजेंटेशन और टर्म को शो कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है, याद आ गया। अब चलो, ये रिप्रेजेंटेशन और टर्म से शो कर रहा है, चलो ठीक है, याद आ गया तो अच्छी बात है। अब एक और मजेदार बात देख लो, देखो 0 0 0 होगा, है ना। 0 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, डेसिमल में 1 हो जाएगा। 1 0 अगर बाइनरी में है तो डेसिमल में क्या हो जाएगा 2। 1 1 तुम्हारा बाइनरी में है तो डेसिमल में क्या हो जाएगा 3, सही है ना। तो देखो ना, सबका सफिक्स वही तो लिखे हो तुम, 1 1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 0। तो कहोगे फिर आप ये सब क्यों शुरू हो गई, तो मैं इसलिए शुरू हो गई क्योंकि यहाँ जो m लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारा 1 और 3, यानी किस टर्म को ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो अब तुम मेरी बात को पकड़ लिए होगे, ये एक्चुअली 1 और 3 टर्म को कर रहा है ना। 1 मतलब उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया 0 1, और 3 मतलब उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया 1 1, ठीक है ना। बुलियन अलजेब्रा में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो इसी बात को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 को लिख सकती हूँ, ये रिप्रेजेंटेशन किस में है 1, जब आप तुम लिखते हो तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज इन डेसिमल फॉर्म, और इसको अपन अगर बाइनरी में लिखें तो 0 1 के फॉर्म में कुछ ऐसे ही लिखोगे ना बाबू, है ना। तो ये 0 1 के फॉर्म में होगा क्या, नहीं, तो बिल्कुल कहोगे कि यस मैम बिल्कुल सही। अब देखो, इसको अगर अपन मीन टर्म में लिखेंगे 0 1 को, तो मीन टर्म में क्या लिखोगे, तो कहोगे मैम झट से लिख दीजिए, मीन टर्म में हमेशा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1। तो जब ये वाला आपका टर्म 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बार और बी लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि यहाँ ए बार बी प्यार से लिख दीजिए, तो लो मैंने भी उतने ही प्यार से ए बार बी लिख दिया, है ना। अब ये जो ए बार बी है, इसको कैसा रिप्रेजेंटेशन तुम कहोगे, तो कहोगे कैसा, क्या सम ऑफ प्रोडक्ट ही तो है ये, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम लिखे हो, है ना, क्या लिखे हो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसी को अगर तुमको पॉज के फॉर्म में लिखना होगा तो तुमको क्या करना है, तुमको इसकी वैल्यू 0 चाहिए। इसका उलट पढ़े थे ना हम लोग, मीन टर्म का वैल्यू 1, मैक्स टर्म का वैल्यू 0। तो तुमको अगर ये बात याद है तो झट से तुम इसको क्या बताओगे, 0 कब होगा, कहोगे मैम ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसको प्यार से ऐसे ही रहने दीजिए और इस b जो 1 है इसको 0 कर दीजिए। तो लो कर दिया मैंने,
ए प्लस बी बार सही है क्या 0? तो कहोगे बिल्कुल सही, आप तो एकदम फिट लिख देती हैं। तो लोगों लिख दिया ना मैंने। अब इसको क्या कहोगे तुम? प्रोडक्ट ऑफ सम। ये सम के फॉर्म में है ना, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ सम। कंफ्यूज मत करना मेरी तरह, है ना। अंग्रेजी का इसमें क्या हो जाता है, हिंदी में उल्टा हो जाता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ सम, तो सम का प्रोडक्ट है, तो ये सम टर्म है ना, इसका हर टर्म क्या होगा? सम के फॉर्म में। तो तुमको क्या था, तुमको असल में कैपिटल एम में दिया हुआ है ये बातें। तो कैपिटल एम में मतलब क्या, यू यू हैव गिवन दिस रिप्रेजेंटेशन, तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम इस फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन बताओ, है ना। तो बता देते हैं ना, इसमें क्या रखा है, हम लोग तो सब समझने लगे हैं, ठीक है ना। तो वन वन के लिए लिख लिया। अब देखो 3 तुम्हारा डेसिमल में है, तो इसको अभी शुरुआती के लिए क्या कहोगे कि मैम ये 2 हो जाएगा डेसिमल में, तो इसको भी हम लोग अब आराम से लिख सकते हैं। इतना तुम नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, नो इशू। तुम अगर समझते हो तो तुम अपने हिसाब से फटाफट लिख डालो। हम तो शुरू मतलब तुम्हारे समझाने के लिए इसको भी ड्रॉ किया, फिर इसको भी मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि इसमें मैं कर कैसे रही हूँ। बाकी तुमको समझ में आने के बाद अपना प्रोसेस इस स्टाइल को फॉलो करो, चाहे डायरेक्ट इसी से लिख दो, सब सही है। तो यहाँ देखो 1 1 है, 3 टर्म ये वाला है। तो अगर इसको तुम प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे? तो कहोगे बस सिंपल 1 1 ऑलरेडी है, तो किसी को कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, ये भी हो गया। लेकिन अगर इसी को अपन लिखेंगे सम के फॉर्म में, तब तो मामला गड़बड़ है, ए बार प्लस बी बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 + 1 1 हो जाएगा, दोनों को 0 बनाएंगे तभी 0 होगा, इसलिए दोनों को क्या किया हमने, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सही है कि नहीं? कहोगे बिल्कुल सही, आप तो एकदम फिट कर दिया आपने। अब देखो बाबू, जब तुमको कैपिटल एम में आउटपुट पूछा गया है कि एक्सप्रेशन किस में बताओ, कैपिटल एम में, तो तुम क्या कहोगे? कहोगे कहना क्या है मैम, वाई क्या हो जाएगा, एक तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और दूसरा थर्ड टर्म हो जाएगा, और दोनों का क्या हो जाएगा? ये देखो समेसन जो होता है, सम जो होता है उसका चिन्ह नोटेशन ये है, और जो प्रोडक्ट होता है उसका नोटेशन क्या होता है, लाइक दिस। तो ये क्या कह रहा है, इसको लिखने का मतलब क्या है बाबू? इसको लिखने का मतलब है कि प्रोडक्ट टर्म के फॉर्म में लिखो, किसको किसको, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, सॉरी किसके टर्म में लिखो, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो ये जो है तुम्हारा प्रोडक्ट के फॉर्म, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। तो ये एक ये हो गया और ये हो गया, दोनों का प्रोडक्ट हो गया ना। और ये दोनों किसका, सम का प्रोडक्ट ना, सम का प्रोडक्ट। तो सम के फॉर्म में तुम क्या लिखे हो, ए प्लस बी बार, और ये क्या लिखे हो, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। तो ये बिल्कुल सही आउटपुट है कि नहीं तुम्हारे एक्सप्रेशन का, बोलो। तो कहोगे मैम बिल्कुल सही है। तो आप इसको क्यों लिखी हैं? तो मत ना लिखो, मैं तो ऐसे ही तुमको समझाने के लिए लिख रही थी, है ना। तुम डायरेक्ट लिख दो ना, यही लिख दो, और ये सब भी कुछ मत बनाओ। तुमको पता पड़ रहा है कि 1 है और थर्ड टर्म है, 1 टर्म 0 1 होगा, थर्ड टर्म 1 1 होगा, तो डायरेक्ट यहीं से लिखो ना 0 1 और थर्ड टर्म 0। लेकिन ज्यादा डायरेक्ट मत करना, ज्यादा डायरेक्ट करने में क्या हो जाएगा कि गलती हो जाएगा, एक 0 और 1 बार और कॉम्प्लीमेंट हट गया तो तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए इतना भी शॉर्टकट चलने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप अगर एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ गया डिजिटल में तो लिख डालो, लाइक मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स में तुम स्टेप को जंप जितना ज्यादा करते हो, गलती होने की संभावना उसमें क्या हो जाती है, उतना ही ज्यादा हो जाती है। ठीक उसी तरीके से डिजिटल लॉजिक में भी अगर तुमने स्टेप को ज्यादा जंप करने का सोचा तो तुम्हारे गलत होने की संभावना क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो 2 मिनट थोड़ा तसल्ली से टाइम ले लो, पर काम सही करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो माय डियर बिल्कुल क्लियर हो गया ना क्या? तो कहोगे यस मैम। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्या? तो हम बोलेंगे कर सकते हैं, हम लोग पढ़े ही ये सब। अब इसको ए बार डॉट कर देते हैं, अब प्लस क्या लिखेंगे, ए क्या ए बार के साथ, अब प्लस ए बी बार हो जाएगा, ए बी बार प्लस क्या हो जाएगा, बी बार ए बार। तो यहाँ लिखो बी बार ए बार प्लस क्या हो जाएगा, बी बार, है ना। देखा क्या सिंपल है ना। तो ये ए बार ए और ए बार तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0, है कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो ये 1 होगा। तो एक भी 0 हो गया प्रोडक्ट के टर्म में तो उसको तो जाना तय है। तो तुम कहोगे कि बिल्कुल सही आपने तो ये काम ठीक कर दिया, तो गड़बड़ी कहाँ हो रहा है सो बताओ। तो पता नहीं गड़बड़ी कहाँ हो रहा है, देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो इसको देखते हैं हम लोग, ये ए बार बी बार को लिख देते हैं एज इट इज, और कॉमन कुछ निकालते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बी बार है
तो बी बार है, तो बी बार है तो इसको लिखते हैं क्या, ए बार बी बार। विजिबल है क्या, हाँ है, अभी तक तो है विजिबल। अब बी बार प्लस बी बार डॉट बी बार 2 बार है तो बी बार लिख सकते हो ना, बी तो बी ही होता है, बी बार डॉट बी बार ही होगा क्या। तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा बी बार। तो इसको और थोड़ा सा प्यार से सिंप्लीफाई कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो बी बार इसमें कॉमन है ना तुम्हारा, तो ले लिया हमने कॉमन, तो बचा क्या ए, इसमें से बी बार निकाला तो क्या बचा ए, प्लस यहाँ भी बी बार निकाला तो यहाँ क्या बचा 1। तो अब क्या हो जाएगा, देखो तो जरा कहोगे क्या, ए बार बी बार प्लस बी बार, क्योंकि ए प्लस 1 ए ही होगा, है 1 होगा ना, ए प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए 0 है तो भी 1 होगा, और ये 1 है तो भी 1 होगा, है कि नहीं, 0 प्लस 1 भी 1, 1 प्लस 1 भी 1 बुलियन अलजेब्रा में, दैट इज व्हाई इट विल बी 1। तो बी बार डॉट 1 बी बार ही रह जाएगा। तो देखो तुम्हारा क्या आ गया, ए बार बी बार प्लस बी बार। अच्छा ये तो अभी और शॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, बोलो क्या कहोगे, बी बार कॉमन निकालिए ना, क्योंकि दोनों में है तो निकाल लिया, ए बार प्लस 1 तो फिर क्या हो गया, ये तो बड़ा शॉर्ट में निकल के आ गया, बी बार हो गया, देखो आ गया क्या, क्यों हो गया, क्योंकि ए बार प्लस 1, 1 को तो किसी में भी जोड़ोगे तो 1 ही आएगा ना, तो ये 1 हो गया, अब बी बार डॉट 1 बी बार हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर तुमको थोड़ा सा मैंने ध्यान क्या दिलाया कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम में गड़बड़ करके सवाल में आ जाते हैं, इस तरह से तुमको कंफ्यूज करके अच्छे अच्छे एग्जाम में भी तुमको कंफ्यूज किया जाता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किया क्या जाएगा, और यूनिवर्सिटी में भी गलतियां हो जाएंगी, इसीलिए मैंने खास तौर पे ये सवाल तुम्हारे लिए रखा। क्या ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब कैपिटल एम में रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो हम लोग उसको किस टर्म में लिखेंगे, और के टर्म में, और जो और का टर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म, और जो मैक्स टर्म होता है उसको हम लोग उसका आउटकम किस में रिप्रेजेंट होना चाहिए, 0 में, क्लियर, याद रहा अपन को। उसके बाद दूसरा क्या है कि दूसरा है आपका प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट टर्म हमेशा किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम में, है कि नहीं, और उसका रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना है हम लोगों को। तो उसी से तो बन गया सवाल तुम्हारा फटाफट, बस कि भाई कैपिटल एम है तो प्यार से इसको डॉट टर्म में प्लस करके लिख दो, ठीक है। तो ये एक दो सवाल अपना लोग का कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया सब बच्चों को, कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब क्या करना है हम लोगों को, देखो कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब की बार जो एग्जाम्पल लेते हैं वो किसका ले लें, बोलो, वेन डायग्राम का थोड़ा बहुत आइडिया कर लेते हैं, एक दो सवाल लेकर के, क्या कि वेन डायग्राम को कैसे तुम बुलियन अलजेब्रा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। एक दो सवाल लेकर के इसको यहीं पे बैंड अप कर देंगे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वेन डायग्राम तो बहुत समय से ही तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि नहीं, सेट थ्योरी जब यस मैम। शुरू हुआ, क्या कहते हैं उसको, सेट थ्योरी, एक मिनट रुको, सेट थ्योरी तुम्हारा जब से शुरू हुआ तो एक मिनट रुको, चलो अब थोड़ा सा वेन डायग्राम को हम लोग एंजॉय करें क्या। तो ये सब जो डायग्राम बनाया है ये सब तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी तुमने 8वीं की 9वीं या 10वीं से ही शुरू कर दिया था ये सब रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हो। तो ये देखो मान लो तुम्हारा ए है और ये सेट क्या है बी, तो ये पूरा सेट ए है और ये पूरा सेट क्या है बी, और ये जो पूरा ये जो सेट है ये क्या है, कॉमन है ए और बी दोनों का, है कि नहीं। तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये कॉमन एरिया को रिप्रेजेंट करना हो तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे मैम जो कॉमन एरिया है ना इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए आप ऐसे करके, क्या करके, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन। क्योंकि भाई कॉमन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन से ही, है कि नहीं। तो इसको लिख देंगे अपन लोग ए इंटरसेक्शन बी। चलो अब कहोगे कि मैम एक काम कीजिए इसको जरा रिप्रेजेंट करके दिखाइए तो मजा आएगा, तो इसको भी कर ही लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया तुम्हारा बी, तो बाबू क्या होगा, इसको तुम क्या से रिप्रेजेंट करोगे, जरा जल्दी सोच के बताओ हमको। तो इसमें क्या है, तो कहोगे मैम सोचना क्या है, ये तो साफ दिख रहा है कि ये बी है, तो ये पूरा बी है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, तो जो ए का एरिया आया है वो नहीं है, तो उसको ए नहीं कर दें क्या, तो गड़बड़ है कि सही है, नहीं बिल्कुल सही है कि बी का एरिया और ए का जो एरिया नहीं है, तो ए का एरिया ही तो ये नहीं है, ये जो ए में आया है उसको छोड़ दिया हमने, तो सही लिखा क्या,
कहोगे सही है ले दे करके। तो फिर इसको भी करो, इसको क्या लिखोगे, अगर ये ए है और इसको बी है तो कहोगे लिखना क्या है, इसको भी वैसे ही लिख दीजिए ए, और जो बी नहीं है तो ए का वो पूरा एरिया, और बी जो नहीं है तो बी जो नहीं है वो ये। चलो, अगर इतनी बात से तुम हमारे साथ सहमत हो तो फिर ये इसको फटाफट करो। करना क्या है इसको सो समझ लो। इसमें जो शेडेड एरिया है इसको थोड़ा बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में लिखो। तो कहोगे मैम इसको लिखने में एक काम कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि इसको ना एरिया नंबर 1 कर दीजिए, इसको थोड़ा एरिया नंबर 2 कर दीजिए, इसको थोड़ा एरिया नंबर 3 कर दीजिए, और इसको थोड़ा एरिया नंबर 4 कर दीजिए, फिर मजा आएगा लिखने में। तो लो, लिख दिया मैंने। अब जरा हमको मदद करो तुम लोग कि एरिया नंबर 1 में क्या लिखोगे। तो कहोगे मदद क्या करना है, आपका एरिया नंबर 1 में क्या है, ए और बी कॉमन है, तो ए और बी तो आप लिख ही दीजिए। तो लो, लिख दिया हमने। और एरिया नंबर 1 में ए भी कॉमन है, लेकिन क्या नहीं है, तो कहोगे कि इसमें जो है वो सी नहीं है कि नहीं, तो सी बार कर दो। ये वाला जो पोर्शन है इसमें सी है क्या, तो कहोगे नहीं, ए बी तो है लेकिन सी वाला पोर्शन नहीं है, सी वाला पोर्शन इसमें आया है, तो मैंने लिख दिया। फिर कहोगे कि मैम इसमें क्या है, तो ये वाला जो एरिया है इसमें ए बी है, ए बी है और सी भी है। देखो एरिया नंबर 2 में क्या है, ए बी और सी तीनों है, ये ऐसा एरिया है जिसमें तीनों है, तो ठीक है। फिर इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे तुम लोग कि इसमें कौन कौन है। अरे रे 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 रे, तो इसमें तो लग रहा है बी बिल्कुल भी नहीं है। देखो भाई, इसमें कौन है, सिर्फ ए और सी है, सही है क्या, बी नहीं है भाई। ए और सी सिर्फ लिख देंगे तब तो यहाँ भी ए सी है, तो ए सी है और क्या नहीं है, बी नहीं है, तो ये बात भी लिख दो भाई। नहीं तो क्या हो जाएगा, खाली तुम लिख दोगे ए और सी तब तो ये वाला भी एरिया ले लेगा, क्योंकि ए सी तो इसमें भी है। तो ये वो एरिया है जिसमें एसी तो है लेकिन बी क्या है, नहीं है। तो अब तो एग्री हो गया तुम लोग। फिर इसको देखो, ये वाला एरिया चौथा नंबर, तो इसमें कहोगे कि इसमें बीसी तो है, तो लिख दीजिए बीसी। और कौन नहीं है, तो कहोगे कि ए नहीं है, तो इसको लिख दीजिए बीसी और ए नहीं है। तो देखो तो जरा चौकन्ना से तुम लोग कि सब सही लिखा है कि नहीं, हमने ए बी सी बार, ए ए बी बार सी, है ना, और फिर क्या लिखा है ए बी सी ए बार बी सी। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लें हम लोग, जैसे ए बी सी ऐसे करके। तो कहोगे लिखिए ना ए बी सी बार ए बी सी, है ना, और फिर ए बी सी, और फिर ए बी बार सी। देखो ऑर्डर में लिख दिया और कुछ नहीं है, ए बार बी सी जो है लिखा हुआ उसी को लिखा है हमने, ठीक है ना। अब क्या करना है, यही तुम्हारा वाई हो गया कॉमन एरिया। अब इसको क्या करो, इसको तुमसे पूछ रहे हैं कि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, छोटा हो सकता है, तो कहोगे करके देखिए, हमसे क्या पूछते हैं, ठीक है भाई, करके देखिए। यस ए बी है तो ए बी कॉमन निकालो, सी और कॉमन सी लेंगे। प्लस बार हो गया ना, तो ये दोनों में तो ये खत्म हो जाएगा। ये जो इतना बड़ा बड़ा टर्म हम लोग को दिख रहा है इसमें सी प्लस सी बार हो गया, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बी, रहने दो। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, पूछो क्या, कि देखो ए बी सी बार है, तो ए बी सी बार है, और इसमें क्या है, ए बार सी है, कुछ कॉमन निकल रहा है, जो कॉमन निकल रहा है वो सिर्फ सी है, और सी को कॉमन निकालने से मेरा कुछ भी काम नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी चतुराई करनी पड़ेगी, क्या बोलते हो। तो चतुराई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन जैसे कि क्या हो जाए, जैसे कि देखो इसमें से अगर हम कॉमन निकलता कोई टर्म अगर ऐड कर दे ए बी सी, तो इसमें जैसे ए सी है और यहाँ भी ए सी है, तो ये बी और बी प्लस कॉमन निकल जाएगा, तो उड़ जाएगा। तो तुम कहोगे वाह आप तो हद कर दी, ये टर्म आपने जोड़ कैसे दिया। तो मैं तुमको याद दिलाऊंगी कि देखो बुलियन अलजेब्रा में प्लस टर्म में तुम चाहे जितना भी ऐड कर दो, देखो 1 + 1 + 1, ये कोई डेसिमल तो है नहीं कि 4 हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। सही बात है कि नहीं, यस मैम। है कि नहीं। तो हम क्या किए, एबीसी तो ऑलरेडी इसमें था ही, तो एक और एबीसी लिख दिए। तो कहोगे इससे फायदा क्या दिख रहा है आपको, तो फायदा तो देखो तुम्हें भी दिख रहा है कि अब ए सी अपन कॉमन निकाल सकते हैं और बी प्लस बी बार हो सकता है कि नहीं, देखो इसके वजह से, है ना। जो अभी ये छोटा नहीं हो पा रहा था, अपना कॉमन नहीं निकल रहा था, तो वो अपना कॉमन निकल गया।
तो कहोगे अब इसमें क्या कीजिएगा, तो मैं इसका भी साथी ढूंढ रही हूँ, तो इसका साथी क्या ढूंढू, हमको ए ऐसा मिल जाता कि दोनों में से बी सी कॉमन निकालते, इसमें ए बार है ही है, एक और नहीं ए मिल जाता, तो फिर से एक एबीसी जोड़ देते हैं। तो फिर से अगर एबीसी तुमने जोड़ दिया तो देखो बीसी कॉमन निकल जाएगा ना, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा ए बार और यहाँ से क्या बचेगा ए, है ना मजेदार। तो अब ये टर्म क्या हो गया, दोनों वन, तो ये सिंप्लीफाई होकर के क्या आ गया, ए बी प्लस ये वाला टर्म और ए सी प्लस बी सी, ठीक है। इससे छोटा हो सकता है, जी नहीं, इससे छोटा मुझे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो कहोगे मैम ये सब कैसे आपने सोच लिया, तो देखो बुलियन अलजेब्रा में थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है ना। तो तुम इसको बनाओ, इस तरह से बनाओगे ना तो अलजेब्रा जो है वो सिंप्लीफाई होते जा सकता है। तो तुम कहोगे एक बात तो हमको इतने दिन के लेक्चर में समझ में आ रहा है कि एक ही एक्सप्रेशन को लिखने के कई एक तरीके हैं, तो मैं कहूंगी बिल्कुल एक ही एक्सप्रेशन को हम कई एक तरीके से लिख सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, दोनों सेम है, आउटपुट तो सेम मिलेगा। हाँ, सर्किट डिजाइनिंग में कॉस्टिंग अलग अलग जरूर है, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट बदल रहा है, नंबर ऑफ गेट्स बदल रहा है, तो कॉस्ट में भी फर्क आ रहा है, तुम्हारा जो पावर कंजम्पशन है उसमें फर्क आ रहा है, लेकिन आउटपुट सेम रहेगा। तो कहोगे मैम ये तो कुछ मजा नहीं आया बात सुन के, कुछ ऐसा टेक्निक होना चाहिए अपने पास जिससे कि एक मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड हो जाता और हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि यस दिस इज मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन, अब इससे ज्यादा मिनिमाइज्ड नहीं होगा। ये तो ट्रायल मेथड हो गया, तो हम कहेंगे हाँ ये तो बात तुम्हारे जचती है। तो क्यों ना अब ऐसा कुछ पढ़ ले जिसमें हम लोग मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड करें। तो तुम बोलोगे कि मैम तो आप के मैप शुरू करना चाह रही हैं क्या, तो मैं कहूंगी बिल्कुल के मैप ही तो वो बुलियन अलजेब्रा का थ्योरी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग के मैप शुरू करते हैं, ठीक है, चलो, थैंक यू।